नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। आप सभी गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़, क्या आप सभी प्यारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी। सभी प्यारे बच्चे एक बार आए कमेंट सेक्शन और एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, इससे पता चल जाए कि आवाज़ आप लोगों तक। राधे राधे सभी को। वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? हाँ, वॉइस में क्या दिक्कत है आज? बताओ जल्दी से, कोई इशू आवाज़ में क्या दिक्कत आ रही है? फटाफट से आप लोग बताएं मुझे कि आवाज़ में क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानी। आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों तक पहुँच, एक बार आ जाएं और बताएं कि आवाज़ कट रही है। अब बताओ, अब आवाज़ कट रही है क्या? अब वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है? जल्दी से बताओ। प्रणाम सभी को, सभी को नमस्कार। ठीक, चलिए तो आओ भाई, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? उत्सर्जन तंत्र की। तो जब हम लोग उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर जो विषैले पदार्थ बन रहे हैं उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब क्लियर है? सब सही आ रहा है? बिल्कुल सही है, साउंड इज ओके। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बताने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। एक ऐसा सिस्टम जो आपके शरीर के अंदर जितने विषैले पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालता है। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैम उत्सर्जन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि उत्सर्जन क्या है, एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि उत्सर्जन क्या है या एक्सक्रीशन क्या है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम हमारे शरीर के अंदर, बेटा तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, ठीक है, आज उतना दर्द नहीं है, धीरे धीरे ठीक होगा। तो इंजेक्शन हैं वो लग रहे हैं अभी भी, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट काफ़ी ठीक है आज तक। ठीक है, चलिए उत्सर्जन क्या होता है तो आप लोग बताओगे कि शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को, शरीर से नाइट्रोजन युक्त, आपके शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं ना, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को, है ना, युक्त पदार्थों को, या कभी कभी नाइट्रोजन युक्त नहीं देता, उत्सर्जी लिखा जाता है, उत्सर्जी पदार्थों को। ठीक है, कभी कभी लिखा जाता है कि शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। ठीक है, बाहर निकालने की क्रिया, निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्लियर? तो आपने देखा कि आपके शरीर में बनते हैं कुछ नाइट्रोजन युक्त, है ना, पदार्थ, आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट या कुछ ऐसे पदार्थ जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको आप क्या करते हो? बाहर निकाल देते हो। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एक्सक्रीशन, यानी कि आप बताते हो उत्सर्जन। तो बताकर चलेंगे भाई, रिमूवल, हम बताएंगे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजीनस वेस्ट, आपके शरीर में जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है उनको जब आप बाहर निकालते हो, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, ठीक, आपके शरीर के अंदर से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उसी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आ गई बात? आपके शरीर में जब आप खाना खाते हो तो खाने में सारी चीजें ऐसी नहीं होती हैं। मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, हाँ जी बेटा, कल मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ओवरी के बारे में बताया, फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया, यूट्रस के बारे में बता दिया, सर्विक्स के बारे में बता दिया, वजाइना के बारे में बता दिया, खत्म कहानी। ठीक है, और मैंने आपको गर्भाकाल अवधि भी बता दी है। ठीक है, अपदा काल अवधि भी पढ़ ली थी आप लोगों ने कि प्रेगनेंसी टाइम कितना किस में होता है, सब कर लिया था। ठीक है ना, बस एक ही क्लास हुआ था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भैया जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के
जो पार्ट है वो मैंने आपको सारे बता दिए। मैंने आपको महामारी चक्र भी बताया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो वो उतना ही था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आपको 4 क्लास और लगेंगी, नहीं बेटा। क्लियर? तो वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में ही बताया था कि अगला चैप्टर हमारा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। हाँ जी। तो प्यारे दोस्त, जो आपके शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है या उत्सर्जी पदार्थ, या आपके शरीर के लिए टॉक्सिन आपके शरीर में जो बन रहे हैं जब आप उनको बाहर निकालते हो, वो हो जाता है आप लोगों का, हाँ जी, मतलब विषैले पदार्थ, बिल्कुल। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये विषैले पदार्थ कहाँ से आते हैं? ये विषैले पदार्थ एक तो खाने से आते हैं। खाने में दोनों तरीके के पदार्थ होते हैं। आप जब खाना खाते हो तो उसमें अच्छे पदार्थ भी होते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन। लेकिन उन्हीं विटामिन और प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है हमारे शरीर में, तो कुछ टॉक्सिन भी निकलते हैं, कुछ विषैले पदार्थ भी निकलते हैं। उन विषैले पदार्थों को जब आप अपने शरीर से बाहर निकालोगे तो वही हो जाता है उत्सर्जन, यानी एक्सक्रीशन। अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं हमारे शरीर के अंदर, ये कितने अंगों से बाहर निकाले जा सकते हैं, कितने माध्यमों से बाहर निकाले जा सकते हैं, अब इसकी बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर मानव के उत्सर्जी अंग। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मानव के उत्सर्जी अंग, ठीक है। उत्सर्जी अंग, हमारी बॉडी में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। आपको पेपर में पूछेगा कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन, तो आप लोग बताते हो कि हमारे अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, वो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। छांटने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उत्सर्जी अंग है, तो आप बताते हो कि हमारे शरीर में बहुत से उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप बताकर चलते हो हमारा लीवर, ठीक है, हमारा यकृत। हमारा यकृत एक उत्सर्जी अंग है। कैसे? हमारा जो यकृत होता है ये निकालता है दोस्तों यूरिया को बाहर। तो ये यूरिया को बाहर निकालता है, यूरिया बाहर निकालता है, ठीक है, या यूरिया उत्पादन करता है, यूरिया का उत्पादन। यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है दोस्त। तो ये क्वेश्चन आता है कि शरीर के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में यूरिया, खाने से यूरिया का उत्पादन करता है। मतलब जब आप खाना खाते हो ना, और खाने में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के पाचन से निकलता है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो प्रोटीन जब पचती है तो उसके पाचन से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, और यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक नाइट्रोजनित उत्पाद है, ठीक है। क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2, तो NH2। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NHCONH2, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से इसमें आपको दिख रहा है नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया एक नाइट्रोजन संबंधी पदार्थ है, ठीक है। क्लियर? अच्छा अंजलि बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। आपका पढ़ाया हो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, जो आज तक किसी दूसरे के समझाने से नहीं आया था। तो बेटा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। चलो अब देखो इधर, अब हम बात करते हैं। तो ये लीवर क्या करता है? यूरिया प्रोडक्शन करता है, यूरिया फॉर्मेशन। ये पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन है तो यूरिया का फॉर्मेशन करता है, यूरिया का निर्माण करता है, तो बताओगे यकृत। तो हमारा लीवर एक उत्सर्जी अंग है। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर उत्सर्जी अंग हो जाती है आपकी त्वचा, यानी स्किन। दूसरा ऑर्गन है हमारा त्वचा, यानी हमारी स्किन। तो हमारी स्किन भी एक उत्सर्जी अंग होती है। स्किन क्या बाहर निकालती है? तो हमारी त्वचा बाहर निकालती है पसीना, ठीक है। तो ये पसीना बनाती है या पसीना बाहर निकालती है। पसीना एक उत्सर्जी पदार्थ है आप लोगों का। पसीने को बाहर निकालने वाला उत्सर्जी अंग तो आप बताते हो हमारी त्वचा, ठीक है। तो हमारी त्वचा पसीना बाहर निकालती है। तो ये क्या करती है? एक्सक्रीट स्वेट। आपका जो स्वेट होता है, पसीना, उसको एक्सक्रीट करती है, ठीक है। पसीने को बाहर निकालती है जो त्वचा होती है। और पसीने में क्या होता है दोस्तों? पसीने में होता है नमक। तो पसीने के साथ अतिरिक्त नमक भी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? बेटा पॉलिटी और बायोलॉजी दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। बायोलॉजी की बहुत 2 ब्रांचेज हैं आपकी, और बायोलॉजी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है प्यारे दोस्त, ठीक है। क्लियर? चलो अब देखो तीसरा पॉइंट, आपको पूछेगा कि तीसरा अंग कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम लोग बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि हम लोगों की जो बड़ी आंत है,
बड़ी आंत भी एक उत्सर्जी अंग की तरह काम करती है। बड़ी आंत कैसे उत्सर्जी अंग की तरह काम करती है? तो बड़ी आंत आपकी बॉडी के अंदर जो मल है, मल को बाहर निकालती है। मल जानते हो ना, आपकी पोटी, तो ये क्या करती है? बड़ी आंत से मल बाहर निकलता है, तो मल को बाहर निकालती है। तो मल एक उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। अगर आप 4 दिन तक पोटी नहीं जाते तो आपको दिक्कत हो सकती है प्यारे दोस्त। तो मल को बाहर निकालने का काम कौन करती है? बड़ी आंत करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? एक्सक्रीट फीसस। तो ये आपका फीसस बाहर निकालती है। फीसस होता है मल, यानी कि जो आपके खाने में फाइबर थे ना, मोटा चारा था आपके खाने में, वो पच नहीं पाता। अब वो पचता नहीं है, फिर उसी से मल बनता है। जैसे अनाज की रोटी खाते हैं, उसमें फाइबर था, वो फाइबर आपकी आंतें उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, तो वही फाइबर फिर मल के रूप में बाहर निकलता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे बात करें, अगला ऑर्गन कौन सा है हमारा? अगला ऑर्गन जो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है, लीवर हो गया, है ना, आपकी त्वचा हो गई, और हमारी बड़ी आंत हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगले ऑर्गन की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पर कौन सा ऑर्गन होगा? तो हमारे फेफड़े। हमारे फेफड़े जो होते हैं ये भी हमारे उत्सर्जी अंग है बेटा। लंग्स, हमारे लंग्स कैसे मैडम? तो बेटा लंग्स जो होते हैं ना, आप जानते हो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, है ना। तो CO2 को बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? लंग्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, हमारे लिए वेस्ट होती है। तो ये क्या करते हैं? रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जो फेफड़े होते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं जो हमारी लंग्स होते हैं, निकालते हैं, लिख लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। और अब नंबर 5 पर जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, गुर्दे। ये हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, गुर्दे, यानी हमारी किडनीज। तो भाई दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग हमारी किडनीज के बारे में ही पढ़ेंगे, गुर्दों के बारे में। किडनीज कितनी होती है हमारे पास? 2 होती है। गुर्दे 2 होते हैं, है ना। तो लंग्स भी 2 होते हैं और गुर्दे भी 2 होते हैं। तो गुर्दे क्या करते हैं? गुर्दे, आप लोग बताओगे कि ये यूरिक एसिड या मूत्र जो आपकी बॉडी में बनता है, मूत्र को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो गुर्दों का काम होता है मूत्र बाहर निकालते हैं। तो मूत्र जो आप लोग जाते हो, ठीक है, वो भी ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे गुर्दे होते हैं वो यूरिन को बाहर निकालते हैं, मूत्र, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना। अचल संधियां, बेटा मैंने बताया तो था आपको, अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट जो आप लोगों के सर में होता है, मैंने आपको लिखवाया था। अचल संधि इमूवेबल जो आपके सर में होता है, यहाँ ये पूरा जो आपका कपाल है, आपका क्रेनियल बोन जो होती है, इनमें अचल संधि होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, क्लियर। चलो मैम मेरे पास 3 किडनी है, तो भाई 2 से काम चल जाएगा, एक दान दे दो किसी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन एक्सक्रीशन। तो ये यूरिन एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिन को बाहर निकालने का काम करते हैं, जो हमारे गुर्दे हैं। और गुर्दे दोस्तों मुख्य उत्सर्जी अंग है, याद रखना। इस पॉइंट को मैं लिख रही हूँ, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो आप बताते हो कि मुख्य उत्सर्जी अंग हमारे गुर्दे, ठीक है। गुर्दे क्या होते हैं? मुख्य उत्सर्जी अंग है, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। गुर्दे हमारे मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ठीक है। समझ में आई बात? तो हमारे मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे गुर्दे होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। समझ में आ गई? निकालते हैं, अच्छा मैंने निकलते लिख दिया, ठीक है। चलो ठीक है। अब चलो, तो यहां से अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है प्यारे दोस्त। 4, 3 तो यहाँ दिखा रखे हैं मैंने, चौथा और 5वां, यानी टोटल 5 एक्सक्रेटरी ऑर्गन हमारे पास हो जाते हैं मानव के अंदर। तो ये सारे पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। अब हम लोग बात करेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं ना,
मैम आंख भी तो ऑर्गन है मैम, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आंख उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। आंख कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकालती है ये बताओ? आंख से आंसू निकलते हैं, ठीक है, वही यूरिया जो खेतों में बनता है बेटा, वो यूरिया खाद की फॉर्म में होता है, और वैसा यूरिया आपकी बॉडी में नहीं बनता, ठीक है। तो यूरिया तो वही है, लेकिन तभी तो हमारे मलमूत्र को, सीवर वगैरह का जो पानी होता है वो खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। तो वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में होता है, वो लेबोरेटरी में बनाया गया होता है, आर्टिफिशियल फॉर्म होती है। आपकी बॉडी के अंदर वो नेचुरली निकलता है, ठीक है। हाँ, तबीयत काफ़ी ठीक है प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो अब आओ आगे बात करते हैं कि भाई इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, इस पृथ्वी पर मुझे एक बात बताओ, उत्सर्जी पदार्थ कौन निकालते हैं? सारे बच्चे बताओ। उत्सर्जी पदार्थ, आंसू कोई उत्सर्जी पदार्थ थोड़ी है बेटा। जब हमें दर्द होता है, जब हम रोते हैं, तब आंसू निकलते हैं, तो वो तो एक दर्द, एक फीलिंग से रिलेटेड हो गया। हमेशा थोड़ी ना, रोज थोड़ी ना हम आंसू निकालते हैं कि भाई आ जाओ आंसू निकाल लो अपने आंखों से, आपकी आंखों में आंसू भर गए हैं निकालो उसको, ऐसा नहीं होता। जबकि यूरिया डेली आपका लीवर निकाल रहा है, टॉयलेट आप डेली करते हो, पोटी आप डेली करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को आप डेली निकालते हो अपने से। आंसू कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ठीक है। तो आंसू जो है आंख से जरूर निकलते हैं, लेकिन वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते, ठीक है। आप बच्चा कह रहे हैं कि नोज भी है, तो नोज वो है, वो लंग्स है, लंग्स ही निकाल रहे हैं, वो नोज के थ्रू बाहर आ रहा है। नाक तो आपका कोई नाक नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है, नाक तो सिर्फ उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े बाहर कर रहे हैं, तब वो नाक के रास्ते बाहर आ रहा है। तो असल में फेफड़े होंगे आपके उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। आंख से मटका आता है, मटका क्या होता है भैया? मटका, अच्छा वो आपको बीमारी में आता है बेटा, हर किसी में नहीं आता। जो आपकी आंखों से वाइट वाइट फ्लूइड निकलता है, तो जब आंखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, तब आता है, जर्नली नहीं आता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा, वो जो श्लेष्मा होता है वो भी आपके लंग्स के द्वारा ही आता है। लंग्स में जब खांसी जुकाम इन्फेक्शन होता है, तब वो कफ बाहर निकलता है आपकी नाक के द्वारा या आपके मुंह के द्वारा, तो वो एक्सक्रीट किया जा रहा है फेफड़ों से ही, फेफड़े ही होंगे वो आपके ऑर्गन जो होंगे, ठीक है। अब देखो टेक्नीशियन के लिए अलग नहीं बेटा, टेक्निकल के अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, यही क्लास आपके लिए काफ़ी रही, ठीक है। चलो लीवर और किडनी में अंतर बताएं बेटा। लीवर पेट के नीचे होता है राइट साइड में, और किडनी आपकी पेट के बहुत नीचे, यहाँ पीछे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में होती है। किडनी दो होती है, लीवर एक होता है, ठीक है। तो लीवर तो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि जो आपके गुर्दे हैं, ये आपके गुर्दे हैं बेटा, गुर्दे उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आप जो ये फोटो देख रहे हो, ये दोनों आपके गुर्दे हैं। लीवर एक होता है और गुर्दे आपके पास दो होते हैं। गुर्दे मूत्र का निर्माण करेंगे, मूत्र यानी यूरिन, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि जो लीवर होता है वो पित्तरस बनाता है, वो पाचन में काम आता है। ये अंतर है लीवर और गुर्दे के अंदर। चलिए आइए अब हम बात करते हैं, मेरा प्रश्न था आप लोगों से कि इस पृथ्वी पर कौन है जो उत्सर्जन करता है, उत्सर्जी पदार्थों को निकालता है? तो हमेशा सजीव, सजीव ही ये काम करेंगे, निर्जीव नहीं करते। जैसे मेरे हाथ में पेन है, क्या ये उत्सर्जी पदार्थ निकालता होगा? नहीं भैया, ना ये खाना खाता है, ना ये उत्सर्जी पदार्थ निकालता है। लेकिन अगर मैं अपनी तुलना करूं तो मैं एक सजीव हूं, तो मेरी बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं जो डेली बाहर निकलते हैं, आपके शरीर में बनते हैं, डेली बाहर निकलते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया सजीवों में होती है, यानी कि आपके लिविंग्स में, और पेड़ पौधे भी सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वो किस तरीके से उत्सर्जी पदार्थों को निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सजीवों के उत्सर्जी, सजीवों के उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर समूह, आधार पर समूह, ठीक है। तो जीवों के उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को कौन कौन से समूहों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे ग्रुप्स ऑफ एनिमल, ग्रुप्स ऑफ लिविंग, ऑफ लिविंग्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर जीवों को कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से समूहों में बांटा गया है। तो हम लोग इस हेडिंग के अनुसार अब चीज़ों को करने वाले हैं। तो जब हम इस पृथ्वी पर सारे जीवों को देखते हैं, सभी जीवित चीज़ों को देखते हैं,
तो सजीवों के अंदर अलग अलग तरीके के उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं और अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, तो इसी आधार पर हम जीवों को अलग अलग समूहों में बांटते हैं। तो ये समूह आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो वर्कशीट डलवा दूंगी बेटा। तो सबसे पहला समूह होगा यूरियोटैलिक। सबसे पहला समूह है यूरियोटैलिक। ठीक है, यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। ठीक है, सबसे पहला समूह है यूरियोटैलिक। तो आपको पेपर में पूछा जाएगा कि यूरियोटैलिक समूह के अंदर कौन से जंतु आते हैं। समझना इस चीज को भाई, जंतुओं को उनके उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, हर किसी का उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग है। पक्षी अलग उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, हम इंसान अलग उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, है ना। मछलियां अलग उत्सर्जी पदार्थ निकालती हैं। तो सबके उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर इनको कुछ समूहों में बांटा गया है ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे पहला जो समूह है यूरियोटैलिक। तो नाम से पता चल रहा है भाई, यूरियो मतलब ये निकालते हैं यूरिया। तो इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि वो जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है उन्हें किस समूह में रखा गया है। तो आप बताओगे वो आते हैं यूरियोटैलिक में। नाम से पता चल रहा है, यूरिया मतलब जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। बताओगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होता है? यूरिया होता है। अब आपको उदाहरण पूछेगा पेपर में कि कौन कौन से जंतु ऐसे हैं जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। एग्जाम्पल के तौर पर छांटने को देगा कि निम्नलिखित में से किन जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, आपको छांटने के लिए दे देगा बेटा। ठीक है, अभी बेटा मैं रोज बताती हूँ, बायोलॉजी में अभी टाइम लगेगा आपको, बायोलॉजी के अंदर टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा है बायोलॉजी बहुत और आपको डीपली आता है रेलवे के एग्जाम में, तो इसलिए इसको अभी पढ़ने में टाइम लगेगा। ऐसा मानकर चलो कि 1 से अभी 1.5 महीने में आपकी बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप लोग बताते हो कि मानव, हम लोग यूरियोटैलिक में ही आते हैं। ह्यूमन, हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया होता है। ठीक है, मानव हो गया। आप लोग बताकर चल सकते हो केंचुआ, केंचुआ भी यूरिया निकालता है दोस्तों। केंचुआ, अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म भी केंचुआ जो होता है ये भी क्या निकालता है? यूरिया। यूरिया के साथ साथ ये कभी कभी अमोनिया भी निकालता है, कभी कभी अमोनिया, यानी जब ये पानी के अंदर है तो फिर ये अमोनिया भी निकालता है। तो केंचुआ दोनों तरीके के उत्सर्जी पदार्थ निकालता है, अमोनिया भी, ठीक है, सम टाइम क्या करता है? अमोनिया। तो ये दोनों उत्सर्जी पदार्थ निकालेगा, अमोनिया भी निकालेगा एंड प्यारे दोस्त यूरिया भी निकालेगा। तो इसीलिए हमने इसको यूरिया में भी लिखा है और कभी कभी अमोनिया निकालता है, वो भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर मेंढक। प्यारे दोस्तों मेंढक जो होता है वो भी आपका यूरिया निकालता है, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग यानी कि मेंढक। क्लियर, समझ में आ गई? तो इतने जो पक्षी, जितने जो है आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये यूरियोटैलिक में आते हैं। चलिए दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं अब हम लोग। दूसरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा? तो भाई दूसरा ग्रुप हो जाता है यूरिकोटैलिक का। ठीक है, यूरिकोटैलिक। दूसरा ग्रुप हो जाता है यूरिकोटैलिक का। ठीक है, यूरिकोटैलिक दूसरा ग्रुप हो जाता है यूरिकोटैलिक जंतुओं का। अच्छा, ये कौन से जंतु हैं जो यूरिकोटैलिक होते हैं? अभी अभी आपने पढ़ा यूरियोटैलिक, स्पेलिंग देखकर, नाम देखकर पहचान लिया कि यूरियो जिसके अंदर यूरिया उत्सर्जित होता हो, जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो दोस्तों? यूरिया हो, उनको कहते हैं यूरियोटैलिक। क्लियर? लेकिन जिन जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड हो, देखो लिख रहा है ना यूरिक, तो मतलब जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड हो तो वो आते हैं यूरिकोटैलिक में। तो क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ, इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिक अम्ल होगा। तो जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है वो किस में आते हैं? वो आते हैं आपके यूरिकोटैलिक के अंदर। समझ में आई बातें? तो जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा प्यारे दोस्त? जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है, उनको रखा गया है यूरिकोटैलिक में। तो आप लोग बताओगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज,
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, ये बहुत ज्यादा आता है, इज यूरिया। तो जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होगा वो किस में आते हैं, वो आते हैं यूरिकोटैलिक के अंदर। अब आपको यहां से भी एग्जाम्पल्स पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यूरिक एसिड जिनका उत्सर्जी पदार्थ है इसमें आते हैं दोस्तों पक्षी। ठीक है, जितने भी आप पक्षी देखते हो, बर्ड, ये पूछा गया प्रश्न है। ये पीवाई क्यों है दोस्तों, बर्ड्स, तो ये पीवाई क्यों है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं पीवाई क्यों, मतलब स्टार बना देती हूँ रेड कलर से, आपको पहचान आ जाती है ना स्टार बनाने से कि ये पीवाई क्यों है। तो बेटा ये पूछा गया है कि पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो आपने कहा यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक, समझ में आ गई। बेटा जब मैं आपको बीमारी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो वहां हम लोग बात करेंगे यौन संचारित रोगों की, या आप लोग जब बात करेंगे प्यारे दोस्त वहां पर कुछ मेडिसिन से रिलेटेड भी चीजें पढ़ाऊंगी, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह ये सब, और आपकी जो यौन संबंधित बीमारियां हैं जब हम रोग वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। आईवीएफ वाली टेक्निक भी मैं आपको वहीं पर पढ़ा दूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा चैप्टर है, उसकी इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, तो उसमें और कंटेंट ऐड नहीं करना, वो मैं डिजीज वाले चैप्टर में आपको सारी चीजें कराऊंगी। ठीक, चलो अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर लो डिजिटल स्टार भी आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सरीसृप। दोस्तों सरीसृप जो होते हैं जैसे सांप वगैरह, टिपिकली, ठीक है, रेप्टाइल जिनको कहते हो, तो ये रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके अंदर भी आप लोग बताएंगे कि उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, यानी यूरिक अम्ल होता है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं अमीनोटैलिक की। ठीक है, अमेनोटैलिक, ठीक है, अमेनोटैलिक की बात करते हैं। अमेनोटैलिक जो होते हैं इनसे भी क्वेश्चन आता है कि भाई अमेनोटैलिक कौन कौन से होते हैं। अमेनोटैलिक, अमेनोटैलिक जो जंतु हैं ये ऐसे जंतु हैं जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। ठीक है, तो अमेनोटैलिक में कौन आता है, तो आप बताते हो जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, तो अमोनिया होता है। तो आप लोग लिखेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। ठीक है, कौन सा होता है दोस्त, अमोनिया होता है। तो जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, अमेनोटैलिक कहते हैं। ठीक है ना, है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, अमोनिया। तो बताएंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। क्लियर, इज अमोनिया। तो ये भी पूछा जाता है आप लोगों को कि कौन जो जंतु उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं वो किस वर्ग में आते हैं, तो आप बताओगे अमेनोटैलिक के अंदर आते हैं जो अमोनिया निकालते हैं। और अमोनिया सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ है, ये पेपर में बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग लिखना कि जो अमोनिया होता है ना, ये जितने भी अभी मैंने आपको पढ़ाए, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, अमोनिया, इन सब में सबसे ज्यादा टॉक्सिन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो अमोनिया। इसीलिए अमोनिया के लिए हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे नोट डालकर, मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि अमोनिया, अमोनिया सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है, सबसे अधिक विषैला, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ है, ये आपको पूछा गया है कि यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, इन सब में सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ अमोनिया होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे अमोनिया, अमोनिया इज मोर टॉक्सिक, मोर टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।
तो ये सबसे ज़्यादा विषैला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो अमोनिया है। और यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार लगाकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है आपको ग्रुप डी के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ सबसे अधिक विषैला होता है। तो आप बताते हो अमोनिया, है ना। बिल्कुल बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला बिल्कुल सही लिख रहे हो, NH3 होता है। अब उदाहरण बताओ कि अमोनिया किसका उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी पूछा गया है पेपर में। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, यहाँ पर जो मछली होती है या जितने भी जलीय जीव होते हैं, है ना, आप लोग बताओगे जलीय जीव तो भी पानी में रहते हैं दोस्त, वो सब निकालते हैं अमोनिया। तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब निकालते हैं अमोनिया, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ लिख सकती हूँ मछली, कि कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि मछली का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो आपने कहा मछली का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। और जितने भी जल में रहते हैं ना, कई बार पूछा गया है जलीय कीट किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, जलीय कीट, है ना, जिसको कहते हैं एक्वेटिक इंसेक्ट, तो पानी में रहते हैं ना, एक्वेटिक इंसेक्ट जो होते हैं वो पूछा गया है आप लोगों को। एक्वेटिक इंसेक्ट जैसे पानी में रहने वाले जो ऑर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं, पानी में रहने वाले जलीय कीट इंसेक्ट जो होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये सब अमोनिया निकालते हैं। और मछली पर भी कई बार पूछा है, तो मछली हो गई, जलीय जीव हो गए, ये सब क्या निकालते हैं, अमोनिया। तीसरे नंबर पर बता सकते हो मोलस्का, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं मोलस्का, है ना, मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी अमोनिया निकालते हैं। जैसे घोंगा हो जाता है, घोंगा देखा है, स्नेल, है ना, ऑक्टोपस हो जाता है, तो ये भी अमोनिया ही निकालते हैं। तो मोलस्का वर्ग के सदस्य है। और जलीय कीट, जलीय कीट बोले तो कीट किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य, ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य ये सब क्या करते हैं, ये सब निकालते हैं अमोनिया। तो कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ लेता है कि मोलस्का संघ के जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, मोलस्का पानी में रहते हैं, है ना, या आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, या जलीय आर्थ्रोपोडा मतलब पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोडा, ये सब अमोनिया निकालते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैम नदी का पानी जहरीला क्यों नहीं होता, क्योंकि नदी का पानी जो है वो फिल्टर होकर आता है बेटा। नॉर्मल कोई नदी है तो उसका पानी जहरीला हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप गंगा नदी वगैरह के पानी की बात करते हो या नदियां जब आती हैं तो वो ऊंचे हिमालय से फिल्टर होकर आती है, उनका पानी कई बार नेचुरली प्रोसेसर द्वारा फिल्टर हो जाता है, इसीलिए वो विषैला नहीं हो, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो इस तरीके से चलते हैं आगे की तरफ, है ना। अब चलते हैं हम लोग, भाई टर्टल जो होता है वो जमीन पर भी रहता है, तो वो क्या निकालता है, वो यूरिक एसिड निकालता है, टर्टल यूरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है कि मैम सभी मछलियां निकालती हैं, कुछ मछलियां निकालती हैं, तो बेटा बोनी फिश जो होती हैं वो तो जरूर निकालती हैं, बोनी मछली, बोनी मछली जो बोनी फिश जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, बोनी फिश वो तो जरूर निकालेंगी, क्लियर। तो मछली आपको कभी भी पूछे पेपर में अमोनिया ही आपको बताना है, ठीक है, अमोनिया ही बताना है आप लोगों को, क्लियर। चले आगे, है ना। उनके पानी में कभी कीड़े भी नहीं पड़ते, इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस मिलता है, ये वायरस बैक्टीरिया को खाता है, और बैक्टीरिया को खा जाता है, सारे का सारे बैक्टीरिया को पानी के खा जाएगा, इसलिए पानी बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, इसलिए वो पानी कभी सड़ता नहीं है, ठीक है, ये होता है गंगा के पानी में, है ना। चलिए, जलीय प्रोटोजोआ, जैसे आप लोगों ने देखा अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, वो भी सब इसी तरीके से काम करते हैं। भैया अमीबा कहाँ रहता है, पानी में, तो वो जलीय जीवों में ही आ जाता है, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना सब पानी में रहते हैं, तो इन सब का उत्सर्जी पदार्थ भी क्या हो जाएगा, अमोनिया, है ना, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक, अब चलेंगे अगले ग्रुप की तरफ, यानी मैंने 3 तो यहाँ आपको बता दिए, अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाता है ग्वेनोटेलिक, ग्वेनोटेलिक, चौथा हो जाता है भाई ग्वेनोटेलिक, ग्वेनो
ग्वेनोटेलिक। ये भी पूछा जाता है कि ग्वेनोटेलिक संघ के जंतु कौन से होते हैं या इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो चौथे नंबर पर बताओगे ग्वेनोटेलिक। तो इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो ग्वेनिन होता है। ठीक है, तो बताएंगे उत्सर्जी पदार्थ ग्वेनिन होता है। क्या होता है? ग्वेनिन। उत्सर्जी पदार्थ ग्वेनिन होता है। किन संघ के जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ ग्वेनिन होता है वो आते हैं ग्वेनोटेलिक में। बताओगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज ग्वेनिन। अच्छा मैम, ग्वेनिन किस किस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है? तो ग्वेनिन के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं मकड़ी और कौन हो जाते हैं दोस्त? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर याद रखोगे मकड़ी। पूछा जाता है मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ स्पाइडर। ठीक है, स्पाइडर। और दूसरा बिच्छू। बिच्छू और मकड़ी जो होते हैं ये आप लोगों के स्कॉर्पियन, जिसको स्कॉर्पियन उत्सर्जी पदार्थ में क्या निकालेंगे? तो ग्वेनिन निकालते हैं। तो यहाँ से ये आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, जब हम लोग ऐसे उत्सर्जी पदार्थों की बात करते हैं, अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं वो यूरिकोटेलिक पढ़ा दिया है ना, ग्वेनोटेलिक पढ़ा दिया है, अमेनोटेलिक आपको पढ़ा दिया है, यूरोटेलिक पढ़ा दिया है, एक रह गया है अमीनोटेलिक। ठीक है, एक रह गया है बेटा अमीनोटेलिक। क्लियर? तो कहीं कहीं ये भी आ जाता है। वैसे तो ये तीन ही आपको पूछे, ये चार ही आपको पूछे जाते हैं, ये चार। लेकिन कभी कभी जब हम लोग देखें तो एक और आ जाता है अमीनोटेलिक। कौन होते हैं अमीनोटेलिक? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। ठीक है, चलो अमीनोटेलिक कौन से होते हैं? एक हम लोग 5वें नंबर पर यहाँ लिखने वाले हैं एमिनोटेलिक। क्लियर? एमाइनोटेलिक। एमाइनोटेलिक कौन से होते हैं? एमिनोटेलिक। अच्छा, ये जो एमिनोटेलिक है ये है जिनका उत्सर्जी पदार्थ में क्या होता है? अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो जिनके उत्सर्जी पदार्थ में अमीनो अम्ल होते हैं बेटा, अमीनो अम्ल प्रोटीन का एक रूप होता है, इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमीनो। आप बताओगे कि उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। क्लियर? होता है। तो यहां से आपको समझ में आया कि जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमाइनो एसिड। तो जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? एमाइनो एसिड होता है। वो हो जाते हैं आप लोगों के किसके अंदर आने वाले बेटा? अमीनोटेलिक में आते हैं। अब यहाँ पर भी उदाहरण के तौर पर आप लोग बताओगे कि यहाँ पर भी आप बता सकते हो कुछ मोलस्का, कुछ मोलस्का। ठीक है, तो कुछ मोलस्का संघ के जंतु हैं वो अमीनो एसिड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमाइनो एसिड। तो सम मोलस्काज, सम। तो ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन में मिलेगा कुछ मोलस्का। ठीक है ना? समझ में आ गई बातें? बताओ जल्दी से। ग्वेनिन क्या होता है? ग्वेनिन एक तरीके का उत्सर्जी पदार्थ है बेटा। जैसे यूरिया होता है, अमोनिया होता है, वैसे ही एक उत्सर्जी पदार्थ होता है ग्वेनिन, वो होगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और अब बात करते हैं। बोलते समय आवाज कभी कभी रुक जाती है, हो सकता है माइक में कुछ इशू आ रहा हो, है ना? ग्वेनिन, हाँ, ये ग्वेनिन जो होता है ये कई बार हड्डियां जब आपस में टकराती हैं तो हड्डियों के टकराने से भी उत्पन्न होता है हमारी बॉडी में। बट ये हमारा उत्सर्जी पदार्थ नहीं होगा, ये होता है कुछ जो आप लोगों के स्पाइडर हैं, बिच्छू हैं, इनके अंदर ग्वेनिन। ठीक है, तो ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ होता है दोस्त, ग्वेनिन भी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर के अंदर, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा जो यकृत होता है, हमारा जो लीवर होता है, ये क्या करता है? यूरिया का उत्पादन करता है। तो ये यूरिया हमारे शरीर में बनता कहाँ से है? ठीक है, ये यूरिया कैसे बनता है हमारे शरीर के अंदर? आवाज नहीं आ रही है? आवाज रुक गई है क्या? एक बार बताना बच्चों, आवाज नहीं आ रही है क्या?
बार बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। अब आवाज आ रही है बेटा, जल्दी बताओ। आ रही है, आ तो रही है, ठीक है, सही आ रही है, ठीक। चलो अब देखो इधर। अब ये जो यूरिया है ये हमारे शरीर में बनता कैसे है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पॉइंट आप लोग लिखोगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में। तो नोट डालकर एक चीज आप लोग लिखोगे, क्योंकि ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ, पर भी हम स्टार लगाकर चलेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखवा रही हूँ। यूरिया का जो निर्माण होता है हमारे शरीर, यूरिया का निर्माण प्रोटीन खंडों से होता है ना, प्रोटीन खंडों की वजह से होता है, प्रोटीन खंड इन खंडों से होता है, ठीक है। आपको ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में यूरिया कैसे बन जाता है, तो बेटा ये यूरिया प्रोटीन के पाचन के दौरान बनता है, प्रोटीन के खंडों से बनता है। प्रोटीन जब पचती है उसी की कुछ ऐसा पार्ट होता है जो पच नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं होता, और वो यूरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के साथ मिलकर, ठीक है। नाइट्रोजन जब अमोनिया के साथ मिल जाएगी क्या बना देगा प्यारे दोस्त, यूरिया बन जाता है। तो आप लोग बताओगे प्रोटीन खंडों से, यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है, प्रोटीन खंडों से। ये पूछा गया प्रश्न है आपको भी। क्या फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन के पार्टिकल्स जिनका डाइजेशन नहीं होता, जो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वो बनाते हैं फिर यूरिया, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कौन से पोषक तत्व के खंडों के द्वारा शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, तो आप बताते हो प्रोटीन खंडों के, ठीक है। समझ में आई बात, ये एक पॉइंट भी है जो आपको याद रखना है, क्लियर, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो अभी अभी हमने पढ़ा, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब प्रोटीन का खंडन होता है अमाइनो एसिड बनते हैं, अमीनो अम्ल, ठीक है। अब ये अमीनो अम्ल के अंदर ही आते हैं नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर होता है, उससे भी देखो नाइट्रोजिनस बेस कैसे बनेंगे, दो तरीके से। एक तो प्रोटीन का पूरा पाचन नहीं हो रहा तब भी नाइट्रोजिनस बेस बनेंगे जैसे यूरिया, और कई बार हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए, उनके टूटने से भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजन, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया मछली पानी में रहती है, तो पानी में रहने वाले जीवों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। हाथी स्थल पर रहता है, मैमल है, यानी हम मनुष्य हैं मैमल या स्तनधारी की अगर हम लोग बात करते हैं, स्तनधारी जितने भी इस पृथ्वी पर स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, उनका सबका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं कि यूरिक एसिड किसका होता है। तो मैंने बताया था कि पक्षी जो होते हैं बर्ड्स, है ना, आप बता सकते हो कि मैम इंसेक्ट्स भी होते हैं, कीट, लेकिन जमीन पर रहने वाले कीट। मैंने यहाँ पे बताया था कि जलीय कीट जो होते हैं, पानी में जो कीट रहते हैं, तो जलीय कीट तो क्या करते हैं, अमोनिया निकालते हैं, है ना। एक्वेटिक इंसेक्ट जो होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट जलीय कीट, तो ये क्या करते हैं, ये तो अमोनिया निकालते हैं, लेकिन जो जमीन पर रहते हैं कीट वो आपका यूरिक एसिड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ मैंने बताया था रेप्टाइल होते हैं, सरीसृप, ठीक है। समझ में आ गई बात, यानी कि आप बताते हो रेप्टाइल। और एक चीज याद रखना कि जो मैंने भी बताया था स्नेल यानी कि घोंगा, ये घोंगा जमीन पर भी रहता है, आपने देखा भी होगा। जब ये जमीन पर रहेगा घोंगा तो ये क्या निकालेगा, अमाइनो एसिड, लेकिन जब ये पानी में रहेगा, पानी में जलीय घोंगा, पानी वाला घोंगा जो होगा वो अमोनिया निकालेगा। तो पानी में जब ये रहता है, जल में जब ये रहता है, वाटर के अंदर जब ये रहेगा, तो ये क्या निकालेगा, अमोनिया, यानी जलीय जीव सारी अमोनिया निकालेंगे। और जो जमीन पर रहेंगे वो आपका इंसेक्ट, बर्ड और रेप्टाइल और ये प्यारे बच्चा जमीन पर रहने वाला घोंगा, ये सब यूरिक एसिड निकालते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब एक चीज आप लोग याद रखना कि कभी कभी आप लोगों को क्या पूछ लेता है, क्लियर है ना बेटा, ये इमेज ये ज्यादा क्लियर है क्या, इसमें अच्छे से आप देख पा रहे होगे, है ना। चलो अब देखो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो आप लोगों का जैसे शार्क वगैरह होती है, कई बार पूछ लेता है कि शार्क जो है वो किस तरीके का उत्सर्जी पदार्थ निकालती है। तो शार्क जो होती है ना, ये भी आप लोग याद रखना कि इसका भी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, शार्क जो होती है, ठीक है। जो शार्क मछली है इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो सकता है,
या हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? रोग वोग सब स्तनधारियों में ही आते हैं। तो मैंने बताया ना, जितने भी स्तनधारी हैं, कुत्ते बिल्ली सब मैमल्स होते हैं, तो ये सब मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं भाई। तो ये स्तनधारी सारे के सारे यूरिया निकालते हैं। हम भी तो स्तनधारी हैं, हम भी यूरिया निकालते हैं। सारे स्तनधारी किस में आते हैं? इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्लांट्स की। अब हम बात करेंगे पौधों की। तो जब हम प्लांट को देखते हैं बेटा, तो पादपों के उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? पेपर में आ सकता है। तो जब हम लोग बात करते हैं पादप के उत्सर्जी पदार्थों की, है ना, पादप उत्सर्जी पदार्थ, तो पादपों के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, प्लांट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ये होते हैं पादपों के उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, जैसे कि गम होता है बेटा, गोंद भी कहते हैं जिसको। ठीक है, रेजिन होता है बेटा, रेजिन सकता है आपको। गोंद और रेजिन चिपचिपे से होते हैं, तुमने प्लांट में देखा होगा, निकलते हैं, तने से चिपके रहते हैं, है ना। और बेटा वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की बूंदें, जल की बूंदों के रूप में उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं। जल वाष्प भी बोल सकते हो इसको, और जल की बूंदें भी बोल। और लेटेक्स कई बार पूछा गया है। लेटेक्स किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो आप बताओगे पादपों का। लेटेक्स दूध जैसा पदार्थ होता है, जैसे कोई दूध होता है ना, दूध मिल्क लाइक, जैसे किसी पत्ते की आपने पेड़ की कोई पत्ती तोड़ी और उसमें से दूध सा जो निकलता है, वो कहते हैं लेटेक्स। तो ये लेटेक्स जो होता है, ये दूध के जैसा दिखाई देता है, ये पादपों का उत्सर्जी पदार्थ है। तो पादपों में भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे गोंद बनता है, रेजिन बनता है, वाटर जल वाष्प बनती है जो स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाती है। जल वाष्प को कौन बाहर निकालता है? स्टोमाटा, पौधों, रंध्र, छोटे छोटे पत्तियों पर छिद्र होते हैं रंध्र, उनके द्वारा ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। लेटेक्स यानी कि दूध के जैसा पदार्थ बनता है, जिसको कहते हैं लेटेक्स। हाँ, गोंद वगैरह को हम खाते भी हैं। ठीक है, हाँ, तो ये इस तरीके से पादपों में भी उत्सर्जी पदार्थ हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। स्टार लगा लो, यहाँ पर भी कई बार पूछे गए हैं। देखो यहाँ स्टार, मैंने इस स्टार को तो नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लगा दिया स्टार पेज पर, कि ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पौधों के नहीं है, ऐसे पूछा गया था। ये सब है, इनके अलावा जो ऑप्शन होगा वो नहीं होंगे। और ये सब पौधों में कहाँ जमा होते हैं? तो आप लोग बताते हो कि ये सेकेंडरी जाइलम में कहाँ होते हैं? इकट्ठा। मैं इस पॉइंट को लिखवा देती हूँ, ये पॉइंट पेपर में आता है ना, ये पॉइंट पेपर में आता है बेटा। चलो अब हम लोग एक पॉइंट को लिखेंगे नोट डालकर कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कहाँ जमा होते हैं, नोट डालकर लिखेंगे हम। तो आप लोग लिखोगे कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ ना, उत्सर्जी पदार्थ द्वितीयक जाइलम में, द्वितीयक जाइलम, ठीक है, द्वितीयक जाइलम, या जिसको हम लोग पुराना जाइलम भी कहते हैं, पुराना जाइलम में, पुराना जाइलम में संचित, ये पूछा जाता है। ठीक है, संचित होते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो मैं स्टार लगा रही हूँ अगेन, क्योंकि पूछा गया प्रश्न। तो पौधों के अंदर जो आप लोग बताएंगे, ये जितने भी उत्सर्जी पदार्थ थे, ये कहाँ पर जमा होते हैं? द्वितीयक जाइलम या पुराना जाइलम होगा, उसमें स्टोर होते हैं। तो बताओगे वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट आर इन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, या इसी को हम लोग कह देते हैं ओल्ड जाइलम। ठीक है, ओल्ड जाइलम। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी पेपर में पूछा। शाक तो पानी में रहती है, हाँ जी बेटा बिल्कुल रहती है, फिर भी उसका उत्सर्जी पदार्थ पूछे तो आप बताओगे यूरिया होता है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, इनका उपयोग हम पढ़ेंगे बोटनी में, अभी बोटनी थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी तो हम उत्सर्जी पदार्थ पढ़ रहे हैं। इनका उपयोग वही है दवाइयाँ बनाने में,
ठीक, भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इनको। ये सब क्लियर है ना? आ जाओ आगे बात करते है ना। फ्रॉग भी पानी में रह सकता है, लेकिन फिर भी उसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। ठीक है, आ जाओ आगे बात कर। व्हेल और प्यारे दोस्त, तो वो है शार्क, वो क्या होते हैं? वो होती हैं स्तनधारी। स्तनधारियों में मैंने क्या बताया है? मैंने स्तनधारियों में क्या बताया, बताओ? ये रहा स्तनधारी, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो व्हेल होती है, तो डॉल्फिन होती है, ये क्या होते हैं? ये स्तनधारी होती है। सभी स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है ना? क्लियर, समझ में आ गई बात? इस तरीके से ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। अब हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं आपको आपके गुर्दों के बारे में पढ़ा, तो कल हम लोग पढ़ेंगे हमारे गुर्दों के बारे में, यानी हम लोगों के शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग जो किडनीज है इन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने जो पढ़ी है बहुत अच्छे से आपने समझ। बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको किसी भी एग्जाम्पल देकर उसका वर्ग पूछ लेगा कि मछली को उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर किस वर्ग में, किस समूह में रखा है। आप बताओगे अमीनोटैलिक में रखा। ठीक है, आपको ऐसे पूछ लेगा कि स्तनधारी, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, तो उन्हें किस संघ में रखा है, या स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो आप बताओगे यूरिया। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो आंसर लगाओगे यूरिक एसिड। या निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, तो वहां ऑप्शन में या तो पक्षी होगा या सरीसृप। ऐसे क्वेश्चन आते, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ अब छुट्टी हो गई, अब कल की क्लास में पढ़ेंगे, है ना? समझ में आ गई चीज़ें? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और बेटा प्लीज़, है ना, प्लीज़ ये प्रेशर मत बनाया करो कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा सिलेबस। फिर हम लोग जल्दी जल्दी, आपको हमें हमारा क्या जा रहा है ये बताओ? कोर्स तो आपको पढ़ना है ना, पेपर आपका है, तो इसीलिए टीचर को, जो टीचर टाइम ले रहा है उसको वो टाइम दिया करो, तभी वो किसी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में करवा पाएगा। जब आप लोग ये प्रेशराइज करने लगते हो ना टीचर को, सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, तो टीचर फिर सिलेबस खत्म करने पर ही ध्यान देगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएगा। तो इसीलिए किसी भी टीचर पर ये मत बनाया करो प्रेशर कि सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। सिलेबस बिल्कुल टाइम से ही खत्म करेंगे। ठीक है, और आपको एक बार पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ा करो, बार बार मत किया करो। ठीक है ना? क्लियर है ना? इसीलिए आपको सिलेबस बायोलॉजी का टाइम से ही होगा, लेकिन अभी पढ़ते चलो, बहुत बड़ा सिलेबस है। प्रेशराइज करते हो तो टीचर फिर सिलेबस खत्म करवाने पर ही ध्यान देता है, फिर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। चमगादड़ स्तनधारी में आता है तो उसमें भी यूरिया होगा। ठीक है, क्लियर? इसीलिए आराम से पढ़ो, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना। क्लियर? धन्यवाद सभी का।